Bismillahirrahmanirrahim. Today I welcome you in the second lecture of digital speech processing in MATLAB on the lecture series. And today is our topic is digital processing of speech signal. ये speech signal को हम किस तरीके से digitally convert करते हैं और ये total पूरा किस तरीके से आपका एनालॉग से डिस्क्रीट या डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में किस तरह कन्वर्ट होता है. ब्लॉक डायग्राम इज वेरी सिंपल. It consists of three basic steps. The digital processing of speech involves the following basic steps. Conversion of continuous time signal into discrete time signal. First step is basically हम क्या करते हैं, continuous signal आएगा या continuous speech signal आएगा, उसको हम discrete signal में convert करेंगे. Then process the discrete signal. उसके बाद क्या होगा, हम इस ब्लॉक पे आ जाएंगे. यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट सिग्नल को प्रोसेस करेंगे और दोबारा अगेन कन्वर्जन ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल बैक टू द एनालॉग सिग्नल. नेक्स्ट जो है, इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट कर लेंगे. अब इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो हमारे बेसिकली स्टेप्स है, सबसे पहले एंटी एलिसिंग फिल्टर इस्तेमाल हो रहा है, सैंपल एंड होल्ड डिवाइस इस्तेमाल होगी, ए टू डी कन्वर्टर इस्तेमाल होगा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर इस्तेमाल होगा. यहाँ पे हमारा ये DSP प्रोसेसर लगा हुआ है जो हमारे सिग्नल को प्रोसेस करेगा, स्पीच सिग्नल को दोबारा फिर D2A में कन्वर्ट करेंगे, फिर रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर इस्तेमाल होगा. अब जो बेसिकली आपका जो एंटी एलिसिंग फिल्टर है, दैट इज बेसिकली लो पास फिल्टर एंड दिस रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर इज आल्सो अ लो पास फिल्टर. दोनों के दोनों जो है लो पास फिल्टर है. ये क्यों लो पास फिल्टर हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हमें सैम्पलिंग को समझना पड़ेगा. नीड टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी कन्वर्ट एनालॉग टू डिस्क्रीट सिग्नल. ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, दैट इज बेसिकली सिंस एंटी एलिसिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर आर बोथ आर एनालॉग लो पास फिल्टर. theory to understand the theory behind these filter, why we use low pass filter, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सैम्पलिंग को समझना पड़ेगा. सैम्पलिंग क्या चीज़ है, बेसिकली दैट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ये सिंपल सैम्पलिंग है. इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल आ गया है. इसको हम क्या करते हैं कि इम्पल्स ट्रेन से P of t, दैट इज बेसिकली इम्पल्स ट्रेन, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट दिस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ठीक है, और इसको हमने इस तरीके से शो किया हुआ, दैट इज G of t सिंपली मल्टीप्लाई विद द P of t. P of t का इम्पल्स ट्रेन एंड Gp of t इज बेसिकली सैम्पल्ड सिग्नल है हमारा. और इसको मैथमेटिकली अगर हम डिस्क्राइब करें तो Gp of t इज बेसिकली इक्वल टू Ga of t मल्टीप्लाई बाय P of t. कि हम क्या करेंगे, Gp of t को Ga of t बेसिकली A मीन एनालॉग सिग्नल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं P of t के साथ. ये P of t क्या, बेसिकली इम्पल्स ट्रेन. ये इम्पल्स ट्रेन को हम किस तरह समेशन, दैट इज n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा t माइनस NTS. तो ये मेरे पास इम्पल्स साइज है, जिसमें जो हर इम्पल्स के दरमियान जो गैप है, दैट इज इक्वल टू t या TS नॉर्मली हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग टाइम पीरियड, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सैंपल. जब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इम्पल्स की प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं सैम्पलिंग प्रॉपर्टी. व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इम्पल्स विद द सिग्नल वी गेट द सैंपल ऑफ दैट पर्टिकुलर इम्पल्स. तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Gan of t, ये एक सैंपल मिलेगा एट एवरी इम्पल्स पोजीशन. कि हमें क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने से हर इम्पल्स की पोजीशन के ऊपर एक एक सैंपल मिल जाएगा, जिस तरीके से ब्लॉक डायग्राम में हमें दिखाया. तो ये बेसिकली आपका सैम्पलिंग प्रोसेस है. इसको करेंगे कैसे, मसलन इसका कोई तरीका है, वो दैट इज बेसिकली सैम्पलिंग थ्योरम है. सैम्पलिंग थ्योरम क्या है, द सैम्पलिंग रेट मस्ट बी ट्वाइस ग्रेटर देन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल. कि हमारी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है या सैम्पलिंग रेट, दैट इज वी कॉल FS. ठीक है, ये आपकी ट्वाइस ग्रेटर देन होनी चाहिए 2f max. F max क्या है, बेसिकली लेट्स सपोज हमारे पास एक सिग्नल है एंड वी हैव मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज जस्ट लाइक 2 हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज. तो अगर मैं कहूँ इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो हम कहेंगे 10 हर्ट्ज. तो इट मीन्स दैट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी 20 हर्ट्ज और ग्रेटर. ये सिंपल सा आपका सैम्पलिंग थ्योरम है. और अगर हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज लेते हैं, मीन FS जो है दैट इज इक्वल टू 2f max.
तो वो हमारा, इसको हम बोलेंगे Nyquist rate. We simply call it Nyquist rate. ठीक है. That where fs is a sampling frequency, I already told you, or that is basically number of sample per second. Or ts basically that is 1 over fs, that is reciprocal of sampling frequency. The sampling time period, ये basically यही है जो the consecutive gap between, इस diagram ने t से किया, normally हम इसको ts से represent करते हैं. ठीक है. उसके बाद f max आ गया, maximum frequency in the spectrum of the signal. इसका जो हमने सिंपल, इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहता है कि आपको एटलीस्ट रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कम से कम 2 सैंपल पर साइकिल जो है वो रिक्वायर्ड होंगे. अब 2 क्यों रिक्वायर्ड होंगे, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने सिंपली मैटलैब में सिंपल सा कोड लिखा है, जिससे हमने डिफरेंट सिग्नल किस्म के सिग्नल को डिफरेंट सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी के ऊपर सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की. इस कोड में अगर हम देखें तो यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी दी हुई 100. इधर मैंने क्या किया है, बेसिकली इसको टाइम पीरियड डिफाइन कर लिया है, दैट इज बेसिकली 1 ओवर एफ. उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है, बेसिकली ये टाइम वेक्टर हमने डिफाइन किया, t1 t2 t3 t4. t1 में बेसिकली हमने क्या किया, ये t जो है ये क्या है, हमारा सिंपल टाइम पीरियड है. इसमें हम क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग हर टाइम पीरियड में 30 सैंपल्स ले रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड इट टेक्स 30 सैंपल एट एवरी साइकिल एंड टाइम पीरियड ऑफ 2, कि ये 2 साइकिल तक प्लॉट करेगा और हर साइकिल में 30 सैंपल लेगा. इसी तरह t1 हमने डिफाइन किया, दैट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड टेक्स 2 सैंपल, यानी कि दैट इज बेसिकली आर Nyquist रेट. इसको मैं कहूँ NIQUEST, Nyquist रेट के ऊपर हमने इसको किया हुआ है. तो ये हमारा, और ये भी 2 साइकिल को हम देखेंगे बेसिकली इफेक्ट क्या आ रहा है. उसके बाद हमने नेक्स्ट जो लिया है, बेसिकली ये ब्लो द Nyquist रेट, ये हमने टाइम पीरियड में ब्लो द Nyquist या सैम्पलिंग थ्योरम Nyquist रेट, ये हमने लिया है बेसिकली 1.4, क्योंकि एटलीस्ट 2 सैंपल लेते थे, हमने यहाँ पे एक 1.4 ले ली. अगेन जब हम 1.4 लेंगे तो ये सही तरीके से रिकंस्ट्रक्ट नहीं होगा. अगेन एक और टी वेक्टर लिया जिसमें हमने 8 सैंपल लिए, एक और लिया जिसमें हमने 16 सैंपल लिए. इससे जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे हमने उनको डिफाइन कर दिया, x1 को डिफाइन कर दिया, x2 को डिफाइन कर दिया, x3 को, x4 को, x5 को. ठीक है. x1 में जो हमारी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी दैट इज़ बेसिकली नॉर्मल 30 सैंपल पर सेकेंड. x2 में जो है वो हम ले रहे हैं 2 सैंपल Nyquist रेट के ऊपर इसको बना रहे हैं. x3 को हम क्या कर रहे हैं, Nyquist रेट से बिलो है. x4 पे 8 सैंपल है और ये 16 सैंपल पर सेकेंड. और फिर जी नीचे जो है मैंने इनको बेसिकली प्लॉट किया है, तो प्लॉट किया है इसको, जिस तरह मैं प्लॉट करूँगा तो ये आपको नज़र आएगा. इसको प्ले करते हैं, लेट्स प्ले. तो आपको भी यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा. ये अभी जो चीज़ नज़र आएगी अभी इसमें ये आपको बेसिकली विंडो नज़र आ रही है. इसको मैं दोबारा प्ले करता हूँ, बल्कि इसको मैं उसी के अंदर शो करवा देता हूँ. अब इसको मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो वो आपको इजीली सही तरह नज़र आएगा. ये एडिटर में गए, इसके ऊपर गए, इसको किया तो ये बेसिकली नॉर्मल हमारा कॉन्टिन्यूस सिग्नल है. उसके बाद ये 1.4 सैंपल पर सेकंड, तो देखिए ओरिजिनल था ये, लेकिन वो नहीं नज़र आया. इसमें नंबर ऑफ सैंपल 2 सैंपल पर सेकंड, ये कम, ये नंबर ऑफ 8 सैंपल पर सेकंड. और ये जो है इसके बाद नेक्स्ट जो है ये बेसिकली हमारे पास 8 सैंपल पर सेकंड, 16 सैंपल पर सेकंड. तो इसमें आपको जो चीज़ नज़र आ रही है बेसिकली वो ये है कि जितने नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड लेंगे उतना ही बेहतर हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो हम देख सकते हैं. और जितने कम नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड होगा उतनी ही रिकंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी ख़राब होगी. रिकंस्ट्रक्शन से मुराद ये कि दोबारा हम डिस्क्रीट से एनालॉग में जा रहे हैं.
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिकंस्ट्रक्शन कब हो रही है, जब हमारी 16 नंबर ऑफ, या जो नॉर्मली 30 सैंपल पर सेकंड हमने दिखाया है। इसमें बेसिकली हर ग्राफ के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं इनका टाइम पीरियड बढ़ा दो, हर ग्राफ के ऊपर मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है, ओरिजिनल सिग्नल और जो बनेगा उन सैंपल से मिलके वो सिग्नल शो किया हुआ है। इसको दोबारा एक दफ़ा देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको बड़ा करूँ और प्ले करूँ, ये ओरिजिनल सिग्नल है। यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल 1.4 है, तो देखें हमारा ओरिजिनल ये था तो रेड वाला बना। यहाँ पे 2 सैंपल लिए तो बनना क्या था, वो थोड़ा सा, यहाँ पे अब 8 हो गए तो कंस्ट्रक्शन अच्छी हो गई। यहाँ पे अब 16 हो गए तो रिकंस्ट्रक्शन बिल्कुल ज़बरदस्त है। इसका मतलब ये तो नंबर ऑफ सैंपल जितने भी ज़्यादा होंगे उतनी ही रिकंस्ट्रक्शन हमारी बेहतर होगी, या हमारा जो स्पीच सिग्नल है या कोई भी सिग्नल है वो सही तरीके से हम सुन सकेंगे। क्योंकि जितनी सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन हम लूज़ कर रहे हैं, उसमें से जो चीज़ उसमें मौजूद थी वो हमने लूज़ कर दी। तो जब हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेशन उतनी बेहतर होगी जितनी ज़्यादा हमने कम इंफॉर्मेशन हमने लूज़ की होगी। ठीक है, तो बैक टू द उस पे आ जाते हैं। तो ये बेसिकली सैम्पलिंग थ्योरम नॉर्मली, उसके बाद ये करेंगे कैसे, बेसिकली ये सिंपल सा मैथमेटिकल रिलेशनशिप है कि हमारे पर लेट्स सपोज वी हैव अ सिग्नल x of t is equal to a cos omega t plus phi. What we do for the sampling, simply replace t with the nts, कि हम t को nts से replace कर देंगे और n over fs से, where the n is a basically index number and the ts is basically sampling time period. The relationship is there, x of n is equal to x of nts, and where a cos omega t की जगह हमने क्या किया, nts से रिप्लेस कर दिया, और फिर प्लस 5, और फिर ये ts है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा कैप वेरिएबल आएगा जो कि हमने यहाँ पे शो किया है, दैट इज बेसिकली ओमेगा कैप इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टीएस और ओमेगा ओवर एफएस। ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशनशिप आ गया। अब क्योंकि हमने अपने शैनन सैम्पलिंग थ्योरम के मुताबिक अपने सिग्नल को क्या करते हैं, सैंपल करते हैं विद मैक्सिमम मिनिमम जो हमारी सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी है दैट इज बेसिकली 2f मैक्स, जिसे हम नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। तो जो भी सिग्नल हम अपने सिग्नल को अकॉर्डिंग टू शैनन सैम्पलिंग थ्योरम अगर सैंपल करेंगे तो मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी आएगी दैट इज बेसिकली आपकी पाई। वो कैसे आएगी, यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप दिया हुआ है कि द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वैल्यू ऑफ ओमेगा कैप विल बी एट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफएस, क्योंकि एफएस जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो अगर मेरे पास ओमेगा लेट्स सपोज जो है वो 2 पाई एफ है, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो फ्रिक्वेंसी होगी वो एफ होगी और मैं उसका डबल लूंगा तो 2f आ जाएगा। तो ये 2 से गया, एफ से गया, तो उसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, पाई। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो आपके पास आती माइनस पाई, और मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो माइनस पाई से पाई के दरमियान जो हमारी फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि जब भी हम स्पेक्ट्रम देखेंगे डिस्क्रीट सिग्नल का वो हमेशा 0 से पाई तक होगा। इसे हम प्रिंसिपल रेंज भी बोलते हैं। दूसरी अगर हम बात करें स्पीच सिग्नल की नॉर्मली हम जो स्पीच सिग्नल और बैंडविड्थ जो है दैट इज बेसिकली नॉर्मली इज इन बिटवीन 0 to 3.4 किलोहर्ट्ज। वो होती है हमारे पास नॉर्मली द सैम्पलिंग रेट ऑफ इज ग्रेटर देन द, अगर मैं इसको शैनन सैम्पलिंग के मुताबिक अगर करूँ नाइक्विस्ट रेट के ऊपर, तो मिनिमम जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी या मिनिमम सैम्पलिंग रेट होना चाहिए नाइक्विस्ट रेट वो 6.8। लेकिन इफ़ वी फॉलो द सैम्पलिंग थ्योरम, अच्छा ये वही चीज़ बताएगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको स्पीच सिग्नल को 8 किलोहर्ट्ज और उससे ऊपर जो है हम इसको सैंपल करते हैं। और जो हमारे पास एक्सटेंशंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, जितनी भी फाइल्स हम लोड कर रहे हैं मैटलैब के अंदर, तो वो या वेव फाइल है या MP3, तो वेव फाइल की जो नॉर्मल सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो 8 किलोहर्ट्ज होती है, और जो MP3 होती है दैट इज़ बेसिकली 44.1 किलोहर्ट्ज। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ दैट जो एक्सटेंशंस होती है वो बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किए होते हैं, तो ताकि हम इन चीज़ों को प्ले कर सकें और सेव कर सकें और उनको कंप्रेस कर सकें। ठीक है, इसी को हम मैटलैब में अगर देखेंगे तो ये बेसिकली हमें यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि जिसमें मैंने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी किया है, डाउन सैंपल भी किया हुआ है।
हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और डाउन सैंपल भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर यहाँ पे अपनी आवाज़ को देखना चाहूँ तो लेट्स सपोज CL ये क्लियर ऑल, ये मेरे पास आ गया। मैं डी या स्टेरिक डॉट वेव, ये मैंने वेव, ये मैंने फाइलें देखी थी, इसमें मैंने ये माई टेस्ट, मैं अगर इसको रीड करूँ C इज इक्वल टू आई ए वेव रीड, ये ऑडियो रीड, इसके अंदर मैं कहता हूँ जी माई अंडरस्कोर टेस्ट, टेस्ट के नाम से है, कैपिटल टेस्ट डॉट वेव पड़ी हुई है, इसको हम देखें। ये ऑलरेडी, इसको अगर हम रीड करेंगे तो साउंड की कमांड है C तो ये इसकी साउंड। अब अगर मैं इसको डाउन सैंपल करना चाह रहा हूँ तो हम बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं CD इज इक्वल टू D, पहले तो मुझे इसका साइज पता हो कि भाई इसमें एक्सटेंड कितनी वैल्यूज पड़ी हुई है, तो 4000:1 पड़ा हुआ है, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ CD मीन्स डाउन सैंपल करूँगा और 40,000 1:2:40,000 लिख देते हैं और इसको देखते हैं, तो ये हो उसकी कमांड देखें तो ये आपके पास आ गई। अब जब हम सिग्नल को डाउन सैंपल करते हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो भी कम हो जाती है। इसको अगर मैंने प्ले करूंगा, लेट्स सपोज मैं सिंपल साउंड CD कर देता हूँ, आवाज जो है वो बड़ी तेज, लेकिन इसको सही तरीके से प्ले करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी भी कम कर देनी, 4000 कर देनी। 8000 थी नॉर्मली साउंड की, मैंने आपको पहले भी बताया 8000। तो अब इसको देखें तो ये बेसिकली आपको इसकी आवाज पता लग गई। जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी होगी इसको हम डाउन सैंपल भी कर सकते हैं, अप सैंपल भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक कोड बनाया भी हुआ है ये, क्योंकि जब हम डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं तो डिजिटल सिग्नल ऑलरेडी के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम इसको डाउन सैंपल भी कर सकते हैं और अप सैंपल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अप सैम्पलिंग का कोड बनाया है 1D के नाम से। तो इसको अगर हमने डाउन सैंपल या अप सैंपल करना है, क्योंकि मैटलैब में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं आपको लास्ट उसमें लेक्चर में बता चुका हूँ। जो चीज़ हम इसमें फर्दर कर सकते हैं वो अप सैंपल है और डाउन सैंपल, यानी कि CR से मुराद रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है। मैं कहता हूँ अप अंडरस्कोर SAM सैंपल और यहाँ पे मैं CD दे देता हूँ और यहाँ से एंटर करूँगा। अंडरस्कोर 1D है, सॉरी। तो इसलिए क्या किया, इसको दोबारा आप सैंपल कर दिया। अब हम उसको उसकी कमांड देखें तो ये देखें इसमें नज़र आ रहा है। इसको प्ले करें साउंड CR, ये हमारी ये आवाज़ रिकॉर्ड होके बेहतरीन आवाज़ आना शुरू रिकंस्ट्रक्ट हो, बट दिस इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू द रिकंस्ट्रक्टेड जो एक्चुअल सिग्नल है। ठीक है,
तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये हमने अब सैम्पलिंग देख ली। अब बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन शुरू में जो हमने बनाया था बेसिकली उसे बोलते हैं एंटी एलिसिंग फिल्टर। एंटी एलिसिंग फिल्टर बेसिकली क्या है, एक लो पास फिल्टर है, वो मैंने आपको बताया। लो पास फिल्टर हम लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि हम जब सिग्नल को सैंपल करते हैं वो हमने एक चीज़ डिफाइन कर ली, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऐसा सिग्नल हमारे पास सिग्नल में होता है, जो लेट्स सपोज मेरे पास सिग्नल है, इसमें क्या होगा कि मैंने उसमें मेरे पास फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज 10 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज है, 30 हर्ट्ज है। मैं क्या करता हूँ, अपनी एफ एस जो है, एफ एस मेरे पास, क्योंकि ये डिपेंड करती है हमारे सिस्टम के ऊपर, ये सिस्टम जो है उसका कितनी फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर। लेट्स सपोज मेरा सिस्टम है वो 40 हर्ट्ज तक उसकी सैम्पलिंग है। इसका मतलब ये है कि मैं 30 इसकी मदद से 20 और 10 वाले को सही तरीके से तो रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, लेकिन 30 वाले को नहीं कर सकता। तो 30 वाला सिग्नल है वो बेसिकली मेरे सिस्टम में क्या क्रिएट करेगा, नॉइज क्रिएट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एंटी एलिसिंग फिल्टर यानी कि एक लो पास फिल्टर बनाता हूँ, जिसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो मेरी क्या होनी चाहिए, WC, मैं वो रख दूंगा 20K। इसका मतलब ये है कि ये 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जितनी भी फ्रिक्वेंसी उन सबको ब्लॉक कर दे, जिसकी वजह से क्या हो, हमारे सिग्नल में नॉइस ना आ सके, क्योंकि 30 हर्ट्ज वाला सिग्नल जो है वो इसमें सही तरीके से नहीं कर। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा रिकंस्ट्रक्शन या एंटी एलिसिंग फिल्टर शुरू में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया, जो बेसिकली हमारे सिस्टम में नॉइज को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आज के लेक्चर में हमने ये सैम्पलिंग वाला टॉपिक देख लिया। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो A to D कन्वर्टर है, उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो देखेंगे। होप करते हैं आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कमेंट्स हैं तो वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।